कर्नाटक में मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ हैं नीरज वाजपेयी। नीरज जी, लगातार कर्नाटक इलेक्शंस को कवर करते आ रहे हैं आप लोग। हालांकि नतीजे तो अब 13 तारीख को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल ने और कन्फ्यूज़न बढ़ा दिया है। और ऐसा अगर इसको ही हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि नतीजे इसी तरीके से आते हैं, तो ये बिल्कुल एक कुछ पोल ऐसे दिखा रहे हैं कि बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की है और वो 113 के मैजिक फिगर से बहुत ऊपर निकल जाएंगे। कुछ पोल ऐसे निकाल रहे हैं कि बिल्कुल हंग असेंबली जैसी बनने की स्थिति बन रही है। तो अगर प्रोबेबिलिटी हम लेके चले तो कांग्रेस को एज दिख रहा है ज़्यादातर पोल्स में, भले ही वो 2-4 सीट से दिख रहा हो। बीजेपी को उतना नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे ही परिणाम आते हैं जो हमको दिख रहे हैं, किसी एक का सही होता है, तो इसमें फिर जेडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और मुझे पिछले 2018 के परिणाम से इस बार के परिणाम में कोई बहुत फर्क नहीं दिख रहा है। नंबर 1 नंबर 2 में फर्क हो सकता है। अगर 113 के ऊपर नहीं जाता, मान लीजिए 105 106 पे किसी की भी गाड़ी रुक जाती है, तो फिर बहुत क्रिटिकल हो जाएगा कि इसमें कौन बाजी मारेगा। क्योंकि फिर उसमें तीसरा दल जो जेडीएस है, जो हमेशा एक किंग मेकर या खुद किंग बनने की स्थिति में आ जाते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो पोल है, ये इन्होंने एक्चुअली कन्फ्यूजन और बढ़ा दिया है। क्योंकि जब ऐसे पोल आते हैं या ऐसे एग्जिट पोल आते हैं जहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा आपको, किसी में बीजेपी को दिखा रहा है, किसी में कांग्रेस को दिखा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को ज़्यादातर पोल दिखा रहे हैं कि वो बीजेपी से एज ले रहा है। और अभी बहुत सारे ऐसे इलाकों में है जहाँ पे मतदान अभी खत्म हुआ है, तो ये रिवाइज भी होंगे। आपको 8-9 बजे के आसपास जाके क्लियर पिक्चर दिखेगी कि एग्जैक्ट क्या रहे, तो उस समय ज़्यादा पता चलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि अभी की जो ताज़ा आंकड़े दिख रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज़न या हंग असेंबली की तरफ मामला बढ़ता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। जी, तो ये बताइए कि जो पिछला अनुभव रहा है कर्नाटक का, हंग असेंबली अगर होती है, जिसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है, और जेडीएस उसमें जो है किंग मेकर की भूमिका हो जाती है जेडीएस की, तो जैसे पहले जेडीएस कांग्रेस के साथ गई थी, या ऐसे भी माना जाता है कि प्लेटफॉर्म ज़्यादा दोनों का करीब है, तो कहानी उधर जाएगी, या फिर हमें कर्नाटक में एक नया राजनीतिक नाटक देखने को मिल सकता है नतीजों के बाद? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, पिछले 30, 35, 40 सालों में कोई सीएम रिपीट नहीं हुआ है कर्नाटक में। हमेशा नया व्यक्ति बनता है। दूसरी चीज़, वहाँ पे मैंने कहा ना कि नंबर 113 जो मैजिक फिगर है, अगर किसी की गाड़ी 100 पे भी अटक गई तो जेडीएस की कोई बड़ी बात नहीं कि वो खुद सीएम बनने। बार्गेन लेवल इस लेवल पे होगा। आपने पिछली बार 18 में देखा होगा, 104 सीटें बीजेपी की थी और 113 चाहिए थी, सरकार नहीं बना पाए थे। जेडीएस की सरकार बनी थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 113 के बिल्कुल 1-2 सीटें कम होंगी तो अदर्स को आप कर सकते हैं। अगर 5, 8, 10 कम हो गई, तब फिर जेडीएस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और जेडीएस इतना हार्ड बार्गेनर है कि हो सकता है वो खुद अपने लिए प्रपोज करें। लेकिन संभावना ज़्यादा है कि चूंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत रही है, लोगों की नाराज़गी बहुत है, तो एक स्वाभाविक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स ये कहती है कि जेडीएस कांग्रेस के साथ चली जाएगी, उसकी बढ़ाएगी। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में क्या होगा, बहुत कुछ अदर फैक्टर्स या फ्रिंज एलिमेंट्स भी तय करते हैं, तो उससे वो किधर भी जा सकते हैं। तो अभी जेडीएस का रोल भी बहुत डाइसी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी दे सकता है। एक फन फैक्ट आपको मैं बताऊं, कभी भी कर्नाटक के एग्जिट पोल 90% गलत हुए। तो ये आप कभी भी उठा के देख लीजिए, ज्यादातर पोल गलत होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां का जो मतदाता है वो बिहार से या उत्तर प्रदेश से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जातियों का असर, क्षेत्र का असर, 6 रीजन में बटा हुआ है कर्नाटक। तो बहुत मुश्किल काम है कि एग्जैक्ट पोल वहां पे कोई बता पाए। इसलिए मुझे तो अभी की देख के लग रहा है कि एक हंग जैसी परिस्थिति बन रही है, लेकिन कांग्रेस को एज है। लेकिन ये जो एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है मामला, और ये तस्वीर लगभग यही तस्वीर पहले थी, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। तो जो फैक्टर्स थे चुनाव में, जिनको कि वॉच कर रहे थे एनालिस्ट कि क्या इनमें कुछ बदलाव होगा, बोकालिंगा का वोटिंग पैटर्न क्या होगा, मुस्लिम वोट्स का कंसंट्रेशन कैसा होगा, तो क्या वो चीज़ें वैसी ही रह गई जैसी थी? इस चुनाव में कुछ भी नहीं बदला। एग्जिट पोल क्या यही कह रहे हैं? देखिए, पोल तो यही कह रहे हैं कि 18 जैसे परिणाम अभी भी आ सकते हैं। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपको। देखिए, इस बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर में थी।
ऐसा परसेप्शन था कि रूरल इलाकों में कांग्रेस को एज था। पोलराइजेशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वोकालिंगा ट्रेडिशनली जेडीएस या कांग्रेस की तरफ जाते हैं। लिंगायत इस बार डिवाइडेड है क्योंकि वहाँ के जो बड़े नेता इग्नोर्ड फील करे और सारी पार्टियों ने खूब वोट दिए, तो वो लिंगायत किस तरफ जाएंगे ये पता नहीं है। तो ये जो एक जनरल एनालिसिस है, इसमें बीजेपी डिसएडवांटेज में है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं और सरकार से तो एंटी इनकम्बेंसी करेंगे। लेकिन क्या 5 दिनों में लास्ट मोदी जी की जो ये रोड शोज 26 किलोमीटर के और ये बजरंग बली और तरह तरह के जो हुए हैं, अगर यही परिणाम आ रहे हैं, ये जो एग्जिट पोल है इसी तरीके के आएंगे, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा मजबूरी में कि वो सब फैक्टर्स बेकार हो गए। ये जो 5 दिन में खेल हुआ है ये वर्क कर रहा था, क्योंकि ऐसे परिणाम नहीं आने चाहिए थे फिर। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रिकी हो गया, क्योंकि सारे एग्जिट पोल अगर आपको ये कहानी करें तो 18 सब में कुछ भी नहीं बदला जी, सेम वैसे आ रहे हैं। और ये बताइए कि अभी चाहे कर्नाटक का चुनाव हो या इसके बाद जो चुनाव होंगे राजस्थान वगैरह के, तो एक तो ये नैरेटिव्स के आधार पर चुनाव आजकल लड़े जा रहे हैं और परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल है, और जो नतीजे आएंगे उससे भी नैरेटिव्स निकलेंगे या निकाले जाएंगे आने वाले दिनों में। तो ये जो आप कह रहे हैं पोलराइजेशन, इस पे बहुत बड़ा दारोमदार है, क्योंकि ये रिलीजियस ग्राउंड पे भी है और इसको नेशनलिज्म से भी जोड़ा जाता है। तो ये नतीजे अगर इस तरीके के रहते हैं जैसे अभी हैं, फिलहाल तो इसी को हम मान सकते हैं, बाद में क्या होगा कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो ये नतीजे क्या उस नैरेटिव को बहुत मजबूती से सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, और उसको ही आगे बढ़ाएंगे? अगर यही नतीजे मान लेते हैं, मतलब 24 के चुनाव में क्या कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है? अगर इन्हीं मान लीजिए ये एग्जिट पोल है, ऐसे ही नतीजे आते हैं, हंग टाइप के बनते हैं, तो फिर ये मानना बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि नैरेटिव्स पे चुनाव लड़े जाएंगे, और वो नैरेटिव्स वर्क कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन मैं एक संभावना इसलिए देख रहा हूँ कि मान लीजिए कांग्रेस 115 सीट लेके सरकार वहां बना लेती है, तो आमतौर पे माना जाता है कि राज्यों के चुनाव से लोकसभा चुनाव नहीं देखे जाते। वहाँ 26 सीटें उन्होंने जीत ली थी, बावजूद इसके कि लोग विधानसभा में वो प्रदर्शन अच्छा नहीं था। लेकिन अभी बदली परिस्थितियों में इसका असर बहुत जगहों पे जाएगा, क्योंकि वो क्लीन स्वीप जैसी सिचुएशन बनेगी अगर कांग्रेस 115-120 सीटें लेके आके अपनी सरकार बनाए। लेकिन अगर वो वैसा नहीं बना कर पाते और फिर हंग असेंबली और जेडीएस की मदद से किसी की सरकार बनती है, तो फिर जो नैरेटिव्स पिछले 5 दिनों में बीजेपी ने बनाया है, यही नैरेटिव 2024 में चलेगा। जी, तो मतलब कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी के साथ एक सरकार बनानी होगी, और ऐसा नहीं होता है तो इसके अलावा जो भी परिस्थितियां बनेंगी उनमें उस नैरेटिव का एडवांटेज होगा जो पिछले कुछ दिनों में बनाने की वहां कोशिश की गई है। एग्जैक्टली। देखिए यही तो इस चुनाव की सबसे बड़ी खास बात है कि अगर क्लियर मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल रही है, 15-20 दिन पहले जाइए ना, 20 दिन पहले क्या तस्वीर बन रही थी कि बहुत ही बुरे डिसएडवांटेज में है बीजेपी। 120-130 के आंकड़े ओपिनियन पोल में आ रहे थे कांग्रेस के पक्ष में, और माहौल भी वैसा था। 40% वाला वो करप्शन का चिपक गया था उनके ऊपर, वो छुड़ा नहीं पाए थे। उसके बाद वो काउंटर 85% का आया, लेकिन वो बहुत ओल्ड क्लिशे है। फिर ये सारी नई चीज़ें डाली गई हैं, तो क्या ये नई चीज़ों ने वर्क किया है, क्या ये परिणाम तय करेंगे। अगर वाकई इन चीज़ों ने वर्क किया है और दोनों की टैली 100 के आसपास पहुंच रही है, तब तो फिर तो कुछ बदला ही नहीं है, फिर तो सब ऐसे ही चल रहा है। जी, और ये बताइए नीरज जी कि अब जैसे बीजेपी के खेमे से हम देखें तो वहाँ एक येदियुरप्पा हैं, कांग्रेस के खेमे में डीके शिव कुमार हैं, और हाँ तमाम लोग हैं। लेकिन बीजेपी का जो पूरा कैंपेन है वो मोदी जी वो सारा उसको स्वे करके लेके चले गए। तो कर्नाटक में ये भी एक बड़ी समस्या, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, कि सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या वहाँ के नेताओं में कुछ उनकी छवि में या उनके आकार में, उनकी उपस्थिति में इस चुनाव में कुछ होता हुआ दिखाई देता है कि कोई नेता बड़ा बनकर उभरा है, या जिसके लिए दोनों ही खेमों में जिसके लिए कि चांसेस बनते हैं? देखिए बीजेपी के खेमे में तो कोई लोकल लीडर इतना बड़ा नहीं था, इसीलिए मोदी जी को वहाँ जाना पड़ा, और उनके चेहरे पे पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है, पूरा उनके चेहरे। अगर ये जीत होती है मान लीजिए, तो ये मोदी जी की जीत होगी। वहाँ कोई जो वहाँ के सिटिंग सीएम है मुंबई साहब, वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत सीधे साधे, लेकिन वो वोट पुलर नहीं है। तो बीजेपी में इस बार बहुत डिसरे था, बहुत सारे लोग वहाँ छोड़ के गए, जगदीश शेट्टार छोड़ के गए, कई सारे लिंगायत नेता छोड़ के चले गए,
और येदियुरप्पा जी को बहुत साइडलाइन रखा गया है, बहुत लो प्रोफाइल रखा गया। तो उनके यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। लेकिन कांग्रेस की लोकल लीडरशिप स्ट्रांग थी, सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार भी। हाँ, उनके यहाँ थोड़ा सा ही, हालांकि कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया जी ज़्यादा एज रखते हैं और उनको ही बना सकते हैं सीएम, पता नहीं किसको बनाए, लेकिन संभावना ऐसी है। तो उनकी लोकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है कांग्रेस की, और अगर ये चुनाव वो जीतते हैं और सरकार बनाते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा कि उनकी लोकल लीडरशिप एस्टेब्लिश होगी। और ये माना जाएगा कि अलग अलग यूनिट्स में, जैसे राजस्थान के चुनाव मान लीजिए होंगे, तो गहलोत जी को और ताकत मिलेगी। आप देखिए वहाँ के लोकल लीडरशिप ने जिताया, तो यहाँ पे मैं भी बहुत बड़ा हूँ। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वो ये चुनाव जीत के सरकार बनाते हैं, तो वहाँ की लोकल लीडरशिप को क्रेडिट जाना चाहिए और उनके दम बनेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर बीजेपी सरकार बनाती तो वन एंड ओनली बीजेपी, दूसरा कोई नेता है ही नहीं जो जिसको आप कह सके कि उसको थोड़ा बहुत भी क्रेडिट जाता हो। तो येदियुरप्पा जो उनको जो मान सम्मान दिया गया बीजेपी की तरफ से, तो वो क्या लेंगे अगर बीजेपी एक कामयाबी हासिल करती है? तो आप ये पूछना चाहते हैं क्या वो सीएम बनेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मतलब असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल संभावना उनकी जीरो है कि वो दोबारा सीएम बनेंगे। सीएम अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, वो जॉइंट वेंचर की बने या स्टैंड अलोन बने, तो अभी के जो सीएम है बसवराज बोम्मई, वही बनेंगे सीएम, और कोई नहीं बनेगा। जी, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी। और 8 बजे नीरज जी एक बड़ा सा पैनल लेके बैठेंगे और बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे कर्नाटक के एग्जिट पोल का, और फिर रिजल्ट्स के दिन भी आप CNBC आवाज़ पर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ आपको कल्मिनेशन नज़र आएगा जो पिछले कई महीनों से माथापच्ची चल रही है कर्नाटक को लेकर और भारत की राजनीति को लेकर, उसके बारे में। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है, और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी, और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ, ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पर। 1970 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने 5500 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित कई मंत्री और सांसद वहां मौजूद थे। पीएम ने जिन विकास योजनाओं का उद्घाटन किया उसमें रेल और रोड समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने यहां एक रोड शो भी किया। इसके बाद उन्होंने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना की और एक कार्यक्रम को संबोधित किया। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है।
और अब बात करते हैं बाजार की। उतार चढ़ाव के बीच बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 179 अंक चढ़कर 61,940 पर बंद हुआ। निफ्टी 49 अंक चढ़कर 18,315 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी मीडिया रियल्टी शेयरों में रही। पीएसयू बैंकिंग और मेटल शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। और बाकी हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए कि आज लूजर्स और गेनर्स कौन रहे? देखिए, अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज भारतीय बाजारों में जनरली न्यूज फ्लोज के दम पर या फिर कुछ सिलेक्टिव हैवी वेट्स में बाइंग थी। निफ्टी के टॉप गेनर्स में इंडसइंड बैंक 3% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस स्पेस तेजी में था तो 2% की तेजी यहां पर। पावर ग्रिड करीब 2% ऊपर। बीपीसीएल रफली 1.5% के आसपास की खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 2% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे, हिंडाल्को करीब 1% की बिकवाली और इन्फोसिस भी फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में गोदरेज इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू, लास्ट आवर स्पाइक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी 3.5% ऊपर, रिलैक्सो करीब 3% की तेजी नंबर्स के बाद यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में आरती इंडस्ट्रीज 9% नीचे, पीएनबी 3.5% नीचे, अपोलो टायर 3.5% नीचे और इंडियन बैंक करीब 3.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग में प्रेशर था तो पीएनबी 3.5% नीचे, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी 1.5 से लेकर 3.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। और मीडिया शेयरों में खरीदारी थी तो टीवी 18 9% ऊपर, नेटवर्क 18 5.5% ऊपर, हैथवे, जी एंटरटेनमेंट 1.5 से लेकर 9% तक की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए राहत की खबर है। डीजल गाड़ियों को बैन करने की सिफारिश करने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर पेट्रोलियम मंत्रालय इंडस्ट्री और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक बुला सकता है। सरकार ऑटो इंडस्ट्री की चिंताओं को दूर करना चाहती है। इस एक्सक्लूसिव खबर की डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताएं आलोक, क्या करने वाली है सरकार? देखिए, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूरी ऑटो इंडस्ट्री काफी पशुपेश में है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2027 तक सभी बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि मंत्रालय इन तमाम मुद्दों पर ऑटो इंडस्ट्री के साथ एक बैठक कर सकता है और बैठक इसी हफ्ते हो सकती है। इस बैठक का मकसद ये हो सकता है कि इसमें जो इस कमेटी की रिपोर्ट आई है उसमें आगे किस तरह से इसे लागू करना है उसका रोडमैप पर चर्चा हो, और साथ ही साथ जो ऑटो इंडस्ट्री के सामने जो चिंताएं उभर कर सामने आ रही हैं, जिसमें खासतौर से डीजल बनाने वाली ऑटो कंपनियां शामिल हैं, उनकी चिंताओं को किस तरह से दूर किया जाए। जो पॉलिसी में जो कंसिस्टेंसी होती है उसको किस तरह से कायम रखा जाए। तो इन तमाम मुद्दों पर ऑटो इंडस्ट्री की शंका को दूर करने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय बैठक बुला सकता है और इस बैठक में जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें कि संबंधित मंत्रालय, राज्य जो कि जिनके यहाँ ट्रांसपोर्ट उनका सब्जेक्ट होता है, उनको भी आने वाले दिनों में इन बैठकों में बुलाकर इस पूरी कमेटी की रिपोर्ट पर एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो सरकार की कोशिश यही है कि 2070 तक जो जीरो नेट एमिशन है उसको लागू करना है। तो किस तरह से इस कमेटी के रिपोर्ट के माध्यम से इसको हासिल किया जा सकता है उस पर चर्चा की जाए। तो कुल मिलाकर जो आने वाले दिनों में जो बैठकों का सिलसिला है वो शुरू हो सकता है और इस कमेटी की रिपोर्ट पर एक कंसेंसस बनाने की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ऑटो इंडस्ट्री की चिंता दूर करना सरकार की इस वक्त प्रायोरिटी लगती है। शुक्रिया आलोक। अगर आप किसी कंपनी को किराए पर ऑफिस दे रहे हैं या किसी कंपनी के नॉमिनी शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं या हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाएं और ये खबर जरा ध्यान से सुने। अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग करती हुई पाई गई तो आप भी गुनाहगार बनाए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का दायरा बढ़ा दिया है। पूरी खबर डिटेल से समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताएं लक्ष्मण जी, क्या बदलाव हुए हैं कानून में और क्या उसका असर होगा? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का दायरा पिछले कई दिनों से बढ़ाया जा रहा था, तो अब तक यह था कि मामला सिर्फ सीए तक सिमट करके रह गया था। अब आम लोगों तक ये दायरा बढ़कर आ गया। अब कल देर रात में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि 5 नई तरह की एक्टिविटी है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में शामिल किया गया है। उसमें से सबसे काम की और सबसे ज्यादा जिसका आम लोगों का नाता रिश्ता है वो है किराएदार और मकान मालिक। अगर आप कोई भी जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑफिस स्पेस अगर किसी कंपनी को ऑफिस पे किराए पर देते हैं
तो आप जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे, अगर कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हुई पाई जाती है तो। हालांकि इसमें एक छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि अगर कंपनी के साथ आपने कोई लीज एग्रीमेंट किया है, उस लीज एग्रीमेंट के तहत कंपनी आपको जो किराया देती है, वो किराया अगर कंपनी टीडीएस काट करके देती है, तब आपको मकान मालिक होने के नाते या फिर प्रॉपर्टी के मालिक होने के नाते यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखेगी। दूसरी जो एक्टिविटीज को शामिल किया गया वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप कंपनी फॉर्मेशन एजेंट हैं, कंपनी को बनाने में एजेंट की भूमिका आप निभा रहे हैं, आगे चल के कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आती है, तो भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे फॉर्मेशन एजेंट के तौर पर। अगर आप ट्रस्टी हैं या फिर ट्रस्टी बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, इसी तरीके से कंपनी के डायरेक्टर हैं या कंपनी के डायरेक्टर बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, तो भी आप इसके दायरे में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ अपवाद दिए गए हैं किस किस हालात में आपको राहत मिलेगी, लेकिन यह है कि अब सरकार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में काफी ज्यादा सख्त होने जा रही है। किसी भी अप्रत्यक्ष तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना चाहती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। काम की खबर, खोया हुआ, चोरी हुआ, इस तरीके का मोबाइल अब वापस पाना थोड़ा आसान होगा पहले के मुकाबले। 17 मई से सरकार संचार साथी पोर्टल को देश भर में शुरू करने जा रही है। असीम मनचंदा बता रहे हैं कि कैसे इस पोर्टल की सहायता आप ले पाएंगे। क्या आपका महंगा स्मार्टफोन गुम हो गया है या फिर चोरी चला गया है? अब उसको वापस पाना काफी आसान होने वाला है। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है। इस दौरान सरकार संचार साथी पोर्टल की शुरुआत करने वाली है। इस पोर्टल के जरिए आप किस तरह से अपना मोबाइल वापस ले सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको इस पोर्टल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको अपना ब्लॉक और लॉस्ट स्टोलन मोबाइल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका एक पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में आपको अपनी मोबाइल की जानकारी डालनी है, उसका ब्रांड डालना है, उसका मॉडल डालना है, उसकी इनवॉइस स्लिप आपको डालनी है, और अगर आप उसके आपको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और पुलिस कंप्लेंट की कॉपी भी आपको इस पोर्टल के ऊपर डालनी पड़ेगी, तभी आपका ये मोबाइल ब्लॉक होगा। ये भी बता दो कि ये पहले सर्विस सिर्फ दिल्ली और मुंबई सर्कल के अंदर मौजूद थी, अब इसको पूरे देश के अंदर लागू करने की तैयारी हो रही है। खास तौर पर कि काफी फायदा यहां से देखने को मिल रहा है हमें। अब तक इस पोर्टल के जरिए 4,67,000 से ज्यादा मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं, 2,40,000 मोबाइल ट्रेस किए जा चुके हैं, और 8,000 फोन ऑलरेडी रिकवर किए जा चुके हैं। लेकिन अब ये पोर्टल पूरे देश के अंदर आपको मोबाइल रिकवर करने में आपकी मदद करेगा। ये भी बता दो कि इस पोर्टल में और भी काफी सारी चीजें हैं। आप इस पोर्टल के जरिए जान सकते हैं कि आपके आईडी पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपकी आईडी को चुरा करके या फर्जी बना करके उसके ऊपर सिम कार्ड ले लिया हो, तो आप उस सिम कार्ड को यहाँ से जांच करके उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अनचाही कॉल्स और साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई जानकारी भी इस पोर्टल के ऊपर मिल जाएगी। 17 मई को इस पोर्टल की आधिकारिक शुरुआत होगी, तब आप अपना मोबाइल यहाँ पर इसके जरिए आसानी से ढूंढ सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। इधर इमरान खान के गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरैशी इमरान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इमरान खान के समर्थक पूरे पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, सेना को भी निशाना बना रहे हैं। यही नहीं, इमरान समर्थकों ने देश के कई हिस्सों में सेना के ठिकानों को आग के हवाले कर दिया। पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय में भी इमरान खान के समर्थक घुस गए और तोड़फोड़ की। हालांकि इस विरोध को कुचलने में सेना भी पीछे नहीं है। सेना ने कल रात भर फायरिंग की है। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं पाकिस्तान में जारी हिंसा के बीच इमरान खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां NAB ने उनकी 14 दिनों की रिमांड मांगी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।